आप जानते हैं कि बहुत प्रख्यात चित्रकार रहे हैं, मूर्तिकार रहे हैं। हालांकि चित्रकारी उनकी बहुत ज़्यादा फेमस रही है। लखनऊ कला महाविद्यालय के पहले भारतीय प्रिंसिपल होने का गौरव भी उन्हें प्राप्त है। मद्रास आर्ट कॉलेज में भी उन्होंने एज अ टीचर काम किया है, एज अ प्रिंसिपल काम किया है। तो नाम बहुत सारे जुड़े हुए हैं उनके साथ और बहुत खास काम भी उन्होंने किया। तो उन्हें पढ़ने के बाद अगला क्रम आता है डीपी राय चौधरी जी, यानी देवी प्रसाद राय चौधरी जी के बारे में थोड़ा सा समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि देवी प्रसाद राय चौधरी हैं तो थोड़ा सा अविभाजित वाले भाग के। पहले भारत में जो है रंगपुर जिला हुआ करता था, जो वर्तमान समय में बांग्लादेश में होता है, तो वहीं पे इनका जन्म होता है। ठीक है, ताजहाट जगह होती है, ताजहाट जगह, वहाँ पे इनका जन्म होता है। लेकिन इनकी कलाकारी इतनी फेमस होती है कि बहुत अच्छे लेवल के मूर्तिकार हो जाते हैं। कांस्य प्रतिमाएं इनकी बहुत खास हैं, चाहे वो श्रम की विजय हो, चाहे अन्य बहुत खास डाटा इन्होंने बनाया है। और साथ में हम लोग पढ़ेंगे रामकिंकर बैज को, बांकुरा बंगाल वाले। आप जानते होंगे रामकिंकर बैज के बारे में, वो भी बहुत अच्छे लेवल के मूर्तिकार हैं। तो इन दोनों लोगों को एक साथ पढ़ने का प्रयास करते हैं। फिलहाल अभी हम लोग वन लाइनर बेच में देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं लक्ष्य बैच में वन लाइनर ही चल रहा है। डीपी राय चौधरी का जन्म कहाँ हुआ? तो 1899 ईस्वी में ताजहाट बांग्लादेश में इनका जन्म होता है। अगर पूछ ले तो रंगपुर जिला भी लगा लेना, रंग याद रखना, रंगपुर कहाँ पे है? बांग्लादेश में पड़ता है। हिरणमय राय चौधरी किसके दादा थे? तो हिरणमय राय चौधरी डीपी राय चौधरी के दादाजी हुआ करते थे। दादाजी मतलब होता है पिताजी के पिताजी, ठीक है, तो दादाजी थे। सर्वप्रथम डीपी राय चौधरी मूर्तियाँ किससे सीखे थे? तो बेटा अपने दादाजी से ही इन्होंने मूर्तियाँ बनाना सीखा था। हिरणमय राय चौधरी से ही मूर्ति बनाने की कला इन्होंने सीखी थी। आगे अगर बात करते हैं तो देवी प्रसाद राय चौधरी किस कला विद्यालय से शिक्षा प्राप्त किए थे? तो वो कौन सा कला विद्यालय था जहाँ इन्हें शिक्षा मिलती है? तो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स इनके जीवन में बहुत खास परिवर्तन लाता है। आप जानते होंगे डीपी राय चौधरी के कलागुरु अवनी बाबू ही माने जाते हैं, यानी बंगाल से लिखे अवनी बाबू ही माने जाते हैं। देख लीजिए अगला पॉइंट ही आ गया, डीपी राय चौधरी के कलागुरु कौन है? तो अवनीनाथ ठाकुर ही माने जाते हैं। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो कहा जाता है कि डीपी राय चौधरी किस मूर्तिकार से प्रभावित थे? तो यूरोपियन मूर्तिकार था रोदिन। रोदिन से ज़्यादा प्रभावित रहे हैं। रोदिन एक अच्छे लेवल का यूरोपीय मूर्तिकार रहा है, तो उससे थोड़ा सा प्रभावित रहते थे, सदैव रहे। आगे अगर बात करें तो देवी प्रसाद राय चौधरी यूरोपीय पद्धति में तैल रंग से चित्र बनाना किससे सीखे थे? तैल रंग से चित्र बनाने का काम मूल रूप से बायस से सीखे थे, लेकिन यूरोपीय पद्धति में तैलीय चित्रण बनाने का काम बायस से सीखे थे। मूर्ति बनाना रोदिन से सीखते हैं। कौन? डीपी राय चौधरी। आगे बात करें तो कहा जाता है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट डीपी राय चौधरी किस पद पर कार्य? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में देवी प्रसाद राय चौधरी ने एज ए टीचर के रूप में वहाँ पे काम किया है, एज ए शिक्षक के रूप में वहाँ पे काम किया है। आगे बात करते हैं तो कहा जाता है कि डीपी राय चौधरी को किस कला विद्यालय में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति मिली थी? तो अध्यक्ष पद पे कौन सा कॉलेज था? डबलिन कॉलेज ऑफ आर्ट। डबलिन कॉलेज ऑफ आर्ट में अध्यक्ष के रूप में डीपी राय चौधरी जी जो है ज्वाइनिंग पाते हैं, नियुक्ति पाते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं तो कहा जाता है डीपी राय चौधरी डबलिन कॉलेज ऑफ आर्ट्स में कितने समय तक शिक्षण करते हैं? तो डीपी राय चौधरी जी डबलिन कॉलेज में 28 वर्षों तक शिक्षण का कार्य करते हैं। डीपी राय चौधरी वही बेटा कहाँ? रंगपुर जिले वाले, बांग्लादेश वाले। कब होता है? 15 जून 1899 को जिनका जन्म होता है, उन्हीं डीपी राय चौधरी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। 28 सालों तक ये डबलिन में सेवाएँ दी हैं। आगे बात करते हैं तो कहा जाता है कि किस कलाकार को राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का पहला अध्यक्ष बनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का पहला अध्यक्ष देवी प्रसाद राय चौधरी जी को ही बनाया जाता है। डीपी राय चौधरी जी इसके लिए आगे आते हैं और अपना योगदान देते हैं। आगे अगला महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा गया कि कांस्य से निर्मित श्रम का विजय, बहुत फेमस है बेटा, ये किस में निर्मित है? कांस्य से मूर्ति है। श्रम का विजय नामक मूर्ति किसने बनाया? तो देवी प्रसाद राय चौधरी जी ही अच्छे लेवल के मूर्तिकार थे। इन्होंने ही श्रम के विजय को बनाया है, इसके लिए खास प्रसिद्धि भी इन्हें मिली। डीपी राय चौधरी द्वारा निर्मित लेबर एट वर्क मूर्ति कहाँ पर रखी गई है? तो आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित कांस्य से नहीं श्रम की विजय वाली मूर्ति सुरक्षित होगी। देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा निर्मित मूर्ति सड़क बनाने वाले किससे बनी है? तो सड़क बनाने वाले किससे बनी है बेटा? प्लास्टर ऑफ पेरिस से यानी पीओपी से बनी हुई है। किसने बनाया है सड़क बनाने वाले? तो डीपी राय चौधरी के द्वारा बनाया जाता है। बहुत अच्छी मूर्ति मानी जाती है, पीओपी की मूर्ति है, याद रखना, ये कांस्य प्रतिमा नहीं। अगला पॉइंट आता है डीपी प्रसाद राय चौधरी के बारे में कि जब शीत ऋतु आती है मूर्ति का निर्माण किसने किया?
जब शीत ऋतु आती है ऐसा मूर्ति मूल रूप से देवी प्रसाद राय चौधरी के द्वारा उकेरा जाता है, बनाया जाता है, ढाला जाता है। तो ये भी याद रखना। डीपी राय चौधरी द्वारा निर्मित स्वतंत्रता स्मारक की मूर्ति कहाँ रखी गई? तो स्वतंत्रता स्मारक की जो मूर्ति है डीपी प्रसाद राय चौधरी द्वारा बनाई गई वो पटना में रखी हुई है। पटना वही बिहार वाला बेल्ट, ठीक है। आगे अगला महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि डीपी राय चौधरी किन किन गुणों से संपन्न रहे हैं। तो मैंने पहले ही बताया, अच्छे लेवल के प्रख्यात मूर्तिकार हैं, देन चित्रकार हैं, फिर बांसुरी वादक भी रहे हैं, और बांसुरी वादक के साथ साथ इनके शौक और भी रहे हैं, अच्छे लेवल के शूटर भी रहे हैं, निशानेबाज भी रहे हैं। तो बांसुरी वादक हैं, चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं और निशानेबाज हैं। ऐसी ख्याति प्राप्त डीपी राय चौधरी जी हैं जिनके अच्छे अच्छे चित्र मुसाफिर, निर्वाण, महल की गुड़िया, जीवन, पुल, ज्योति, कौतूहल, आंधी के बाद, खतरनाक रास्ता, ये सब रचनाएं इनकी बहुत फेमस हुई हैं। आगे बात करें तो डीपी राय चौधरी की उच्च कोटि का चित्र कौन सा रहा है? तो मुसाफिर रहा है। आगे अगर और बात करते हैं तो डीपी राय चौधरी के बारे में कहा गया, किस कलाकार ने पहाड़ी जीवन और मछुआरों से संबंधित चित्रों का निर्माण सर्वाधिक किया? तो पहाड़ी जीवन और मछुआरों से संबंधित ज़्यादातर चित्रण का निर्माण डीपी प्रसाद राय चौधरी के द्वारा ही किया जाता है। डीपी प्रसाद राय चौधरी के द्वारा ही पहाड़ी चित्रण और मछुआरों से संबंधित डाटा बनाया जाता है। आगे अगला पॉइंट आता है कि डीपी राय चौधरी के चित्रों का माध्यम क्या रहा है। मान लो ये जो चित्र बनाते हैं उनका माध्यम क्या रहा? तो वास पेंटिंग में भी बनाया है, पैनल पेंटिंग में भी बनाया है, पोर्ट्रेट पेंटिंग में भी इन्होंने काम किया है। तो पोर्ट्रेट, पैनल और वास तीनों पेंटिंगों में डीपी राय चौधरी ने चित्रण का कार्य किया है। आगे कहा जाता है किस सन में डीपी राय चौधरी ने यूनेस्को द्वारा जापान के टोक्यो नगर के एक गोष्ठी की अध्यक्षता की थी। तो टोक्यो नगर की अध्यक्षता 1954 ईस्वी में डीपी राय चौधरी ने की। डीपी राय चौधरी किस वाद से संबंध रखते हैं? यथार्थवाद के अच्छे कलाकार माने जाते हैं देवी प्रसाद राय चौधरी। देवी प्रसाद राय चौधरी की मृत्यु कब होती है बेटा? तो 1975 ईस्वी में डीपी राय चौधरी की मृत्यु हो जाती है। अगर स्मरणीय तथ्यों की बात करते हैं तो स्मरणीय तथ्यों में अच्छे अच्छे चित्र ही पूछे जाते हैं, जैसे मुसाफिर, निर्वाण, महल की गुड़िया, जीवन, खतरनाक रास्ता, आंधी के बाद, कौतूहल, ज्योति किसकी रचना है? ज्योति किसकी रचना है? डीपी राय चौधरी की रचना है। पुल, रविंद्रनाथ टैगोर, पर्सी ब्राउन, भूटिया औरत, नेपाली लड़की, स्नान का घाट, ओसी गांगुली, मिरोज ब्लैक बेल, तिब्बत की बालिका, लेप्चा, लेप्चा पूछा गया रचना है बेटा, लेप्चा पूछी गई रचना है। तो ये सब चित्रण है, किसने बनाया है? देवी प्रसाद राय चौधरी ने बनाया है, जो अच्छे लेवल के चित्रकार भी हैं, मूर्तिकार भी हैं, बांसुरी वादक भी हैं और निशानेबाज भी हैं। अच्छा, ये तो हो गए चित्र। अब बात होगी कुछ मूर्तियों की, क्योंकि इन्होंने मूर्तियाँ भी बनाई हैं। मूर्ति कौन कौन सी है? तो सबसे खास मूर्ति इनकी लेबर आर्ट वर्क ही है, जिसके लिए ज़्यादा पर्याप्त रहे हैं और ज़्यादा खासियत प्राप्त किए हैं। तो लेबर आर्ट वर्क हो गया। जब शीत ऋतु आती है, स्वतंत्रता स्मारक, सड़क बनाने वाले, अंतिम प्रहार, लय, एनिवेशन, ध्वंस देवता, भूख से पीड़ित, मोतीलाल नेहरू और आर.के. खंड युग्म, साथ में सी.आर. रेड्डी भी अच्छी मूर्ति इनकी मानी जाती है। मोतीलाल नेहरू की मूर्ति किसने बनाई है? देवी प्रसाद राय चौधरी ने बनाई है। वही देवी राय चौधरी जो 1899 ईस्वी में रंगपुर जिले में जन्मते हैं, वर्तमान बांग्लादेश का हिस्सा होता है रंगपुर, वहीं के जन्मे डीपी राय चौधरी पहले ललित कला अकादमी के अध्यक्ष भी बनाए जाते हैं। जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं लगभग हमने कराने का प्रयास किया है। हमें उम्मीद है कि आप लोग पेन पेपर उठा के इसे नोट डाउन किए होंगे। अगला चित्रकार का नाम आता है बेटा राम किंकर बैज का, वो अच्छे लेवल के मूर्तिकार वो भी, उन्हें देख लेते हैं। राम किंकर बैज 1910 से 1980 तक इनका कार्यकाल रहता है। राम किंकर बैज का जन्म कब हुआ? 1910 ईस्वी में हुआ। राम किंकर बैज का जन्म कहाँ हुआ? तो बांकुरा बंगाल में हुआ। कई बार ये पूछा गया क्वेश्चन से, बांकुरा शहर बंगाल वाला। राम किंकर दा या किंकर दा के नाम से कौन जाना जाता है? तो राम किंकर बैज को किंकर दा के नाम से जाना जाता है। राम किंकर बैज को किस रूप में प्रसिद्धि मिली है? तो मूर्तिकार के रूप में ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त है राम किंकर बैज। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि राम किंकर बैज कला की शिक्षा कहाँ से लिए थे? तो राम किंकर बैज जी कला की शिक्षा शांति निकेतन से लेते हैं। शांति निकेतन कहाँ पे है? कोलकाता बंगाल में स्थित है। अगला पॉइंट आता है राम किंकर बैज। राम किंकर बैज के प्रतिभा को सर्वप्रथम किसने देखा? तो रामानंद चटर्जी ने सबसे पहले राम किंकर की प्रतिभा को देखा था। और फिर मॉडर्न रिव्यू नामक संस्था के संस्थापक कौन रहे? रामानंद चटर्जी रहे। तो मॉडर्न रिव्यू नामक संस्था से भी इन्हें जोड़ने का प्रयास किया था रामानंद चटर्जी ने। राम किंकर बैज के कलागुरु कौन रहे हैं? तो राम किंकर बैज के कलागुरु नंदलाल बसु रहे हैं। नंदलाल बसु किसके कलागुरु रहे हैं? तो नंदलाल बसु के कलागुरु आवनी बाबू रहे। आवनी बाबू, ठीक है।
राम किंकर बैच किस कला विद्यालय में अध्यक्ष पद पर कार्य किए हैं? तो शांति निकेतन कला विद्यालय में राम किंकर बैच जो है कला निर्देशक के रूप में, कला अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। अगला पॉइंट आता है के जी सुब्रमण्यम किसको खेपा बाउल उपनाम दिया था? तो राम किंकर बैच को के जी सुब्रमण्यम ने खेपा बाउल उपनाम भी दिया है। तो खेपा बाउल किसको कहा जाता है? राम किंकर बैच को, जिसे किंकरदा भी कहा जाता है, उन्हीं का उपनाम है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस बढ़ता है। राम किंकर बैच से मतभेद किसका रहा है? तो राम किंकर बैच का मतभेद मूल रूप से उनके कला गुरु नंदलाल बसु से रहा करता था। नंदलाल बसु से ही वो थोड़ा सा जो है परेशान भी रहा करते थे। कुल मिलाकर के मतभेद ही रहा करता था। आगे बात करते हैं, राम किंकर बैच किन किन माध्यमों में चित्रण का कार्य किए हैं? तो आकृति ये क्ले में भी बनाया है, क्ले कहा जाता है मिट्टी को, बालू में भी बनाया है, प्रस्तर में भी बनाया है, प्लास्टर में भी बनाया है और कंक्रीट में भी बनाया है। तो कंक्रीट, प्लास्टर, प्रस्तर, बालू और क्ले यानी मिट्टी में भी चित्रण का कार्य किए हैं। कौन? राम किंकर बैच जी, वही बांकुरा बंगाल वाले, जिनका जन्म 1910 ईस्वी में होता है। आगे बात करते हैं, तो राम किंकर बैच के बारे में कहा जाता है कि सन 1938 ईस्वी में संथाल परिवार नामक मूर्ति का निर्माण किसने किया? तो संथाल परिवार नामक मूर्ति राम किंकर बैच की अच्छी रचना है और इसके लिए इन्हें खास प्रसिद्धि भी मिलती है। पत्थर से निर्मित संथाल परिवार नामक मूर्ति कितने सेंटीमीटर ऊंची है? तो संथाल परिवार नामक जो मूर्ति है ये 427 सेंटीमीटर ऊंची है। 427 सेंटीमीटर ऊंची है, पत्थर की मूर्ति है संथाल परिवार। इसके लिए राम किंकर बैच जी खास फेमस हुए हैं। संथाल परिवार नामक मूर्ति कहाँ संरक्षित है? तो बेटा शांति निकेतन कला परिसर में ही संरक्षित है, जहाँ ये एज ए टीचर के रूप में काम किया हूँ, वही इन्होंने कला की शिक्षा भी प्राप्त की। तो शांति निकेतन कला परिसर कलकत्ता में मूल रूप से संथाल परिवार नामक मूर्ति जो 427 मीटर ऊँची है, सेंटीमीटर ऊँची है, वहीं पर सुरक्षित भी है। राम किंकर बैच क्या बनाने में सिद्धहस्त थे? तो पोर्ट्रेट बनाने के लिए जाने माने कलाकार हैं, पोर्ट्रेट बहुत अच्छे से बनाया करते थे। कौन कलाकार पेंट किया गया कैनवास को फिर से पेंट करके चित्रण का कार्य करता था? तो एक बार पेंट किया गया है उस कैनवास को फिर से पेंट करके चित्रण का कार्य राम किंकर बैच जी किया करते थे। राम किंकर बैच जी किया करते थे। अगला पॉइंट आता है, बंगाल शैली का कौन सा कलाकार गरीब परिवार से था? बेटा गरीब परिवार से राम किंकर बैच का संबंध रहा है, थोड़ी सी गरीबी इन्होंने देखी है। आगे, राम किंकर बैच द्वारा बनाई गई यह छेछड़ी की मूर्ति कहाँ शोभायमान है? तो ये पूछा गया क्वेश्चन है कि यह छेछड़ी किसने बनाई? राम किंकरदा ने बनाई है। कहाँ पे रखी हुई है? तो बेटा आरबीआई नई दिल्ली में जो हेड ऑफिस है वहाँ पे सुरक्षित रखी हुई है यह छेछड़ी की मूर्ति। तो डाटा याद रखना, यह छेछड़ी की मूर्ति की हाइट भी कई बार पूछी गई है, 24 फीट है बेटा, 24 फीट ऊँची है छेछड़ी की मूर्ति, आरबीआई के नई दिल्ली वाले प्रांगण में रखी हुई है। तो राइट आंसर, अगर आरबीआई पूछता है तो लगा देना। किसने बनाया? राम किंकर बैच ने बनाया। रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा किसने बनाया है? तो राम किंकर बैच के द्वारा बनाया जाता है। राम किंकर बैच अपनी प्रथम एकल प्रदर्शनी सन 1942 में कहाँ लगाते हैं? तो 1942 ईस्वी में पहली प्रदर्शनी राम किंकर बैच नई दिल्ली में लगाते हैं। आप जानते हैं दिल्ली के थोड़ा सा जाने माने कलाकार हो जाते हैं राम किंकर बैच जी, जब इनका एक रचना जो है 24 फीट ऊँचा वाला या छेछड़ी फेमस हो जाता है तब। ठीक है, आगे बात करते हैं। कहा जाता है राम किंकर बैच इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में अपनी प्रदर्शनी कब लगाते हैं? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में 1951 से 1950 से 1951 ईस्वी के मध्य लगा देते हैं। अगला पॉइंट आता है कि राम किंकर बैच राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के फेलो कब निर्वाचित होते हैं? तो फेलो का जो है निर्वाचित होने का काम 1976 ईस्वी में हुआ है। 1976 में ये फेलो भी निर्वाचित हो जाते हैं, हालांकि 1980 में इनकी मृत्यु हो जाती है। राम किंकर बैच कितने वर्षों तक शांति निकेतन में जो है कार्यरत रहे हैं? तो 57 सालों तक एक शांति निकेतन में काम किए हैं, 57 सालों तक, याद रखना। राम किंकर बैच प्रारंभ में कितने चित्रों का निर्माण किए थे? बेटा लघु चित्रण स्टार्ट किए हैं, छोटा छोटे चित्रण करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ये बड़े बड़े चित्रकारी भी करना शुरू कर देते हैं। राम किंकर बैच की मृत्यु कब होती है? तो 1 अगस्त 1980 का वो काला दिन जब राम किंकर बैच अपनी अंतिम सांस ले रहे थे, यानी 1 अगस्त 1980 को वो इस दुनिया को छोड़ करके गौलोकवासी हो जाते हैं। राम किंकर बैच का जन्म पूछा जाता है, मृत्यु पूछी जाती है। तो जन्म आप जानते हैं बांकुरा शहर बंगाल में होता है। 1980 में अंतिम सांस लेते हैं। अच्छे लेवल के मूर्तिकार हैं, खास मूर्तियाँ इन्होंने बनाई। ये छेछड़ी 24 फीट ऊँची है और ये छेछड़ी के साथ साथ ये पत्थर से निर्मित संथाल परिवार बनाया था जो 427 सेंटीमीटर ऊँची थी। तो ये सब डाटा आपको याद रखना होगा। महत्वपूर्ण पिंडों की अगर बात करते हैं तो कहा जाता है राम किंकर बैच ने बनाई गई मूर्तियाँ कौन कौन सी हैं? तो संथाल परिवार हो गया, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, ये छेछड़ी हो गए, ये तीनों डाटा बहुत इंपॉर्टेंट हैं। साथ में अगर प्रमुख चित्रों की बात करें, क्योंकि ये अच्छे लेवल के चित्रकार भी थे, तो सुजाता इनकी अच्छी रचना है, अनाज की ओसाई है, माँ और बेटा है, रविन्द्रनाथ टैगोर पोर्ट्रेट है, निर्माण है, कन्या तथा कुत्ता है, कृष्ण का जन्म है, शीतकालीन मैदान है और
मेघाच्छादित जो है संध्या है, ये किसकी रचना है? तो ये सभी की सब रचनाएं रामचंद्र बैठ जी की अच्छे रचनाकार माने जाते हैं, अच्छे लेवल के रचनाकार हैं, तो इनसे क्वेश्चंस बनता ही बनता है। कई बार सुजाता पूछ लिया जाता है, कई बार माँ और बेटा पूछ लिया जाता है, तो कभी कभी ये संथाल परिवार और यक्षिणी के लिए भी लिखने जा रहे हैं। शैलेंद्र नाथ डे और साथ में विनोद बिहारी मुखर्जी को हम लोग देखेंगे। हालांकि विनोद बिहारी मुखर्जी का भी जन्म बंगाल में ही होता है और शैलेंद्र नाथ डे का आप जानते हैं ये दारागंज प्रयागराज के रहने वाले हैं, यहीं पे इनका जन्म होता है। आइए तसलीफ से हम लोग देखते हैं। शैलेंद्र नाथ डे की अगर बात करते हैं, जन्म 1890 ईस्वी में होता है। कहाँ पे होता है? तो दारागंज प्रयागराज में मूल रूप से इनका जन्म होता है। शैलेंद्र नाथ डे की कला गुरु कौन रहे हैं? तो जिन्होंने बंगाल शैली स्टैब्लिश कर दी, नाम होता है अवनींद्र नाथ टैगोर, वही मूल रूप से शैलेंद्र नाथ डे के कला गुरु होते हैं। अच्छा, जब कला गुरु अवनी बाबू होंगे तो इनकी चित्रण पद्धति कैसी रहेगी? इनके चित्रों का जो माध्यम होगा वो भी वास पद्धति होगा, क्योंकि अवनी बाबू वास पद्धति का काम बहुत अच्छे से करते थे, वास चित्रण के लिए जाने माने जाते थे। तो मूल रूप से दारागंज के रहने वाले शैलेंद्र नाथ डे भी मूल रूप से वास पद्धति के सिद्ध हस्त कलाकार बनते हैं। आगे अगर बात करें तो कहा जाता है कि शैलेंद्र नाथ डे ने पत्र कलम का प्रशिक्षण किसके निर्देशन में लिया? पत्र कलम का जो संरक्षण है, मूल रूप से ऐसा प्रशिक्षण है, वो ईश्वरी प्रसाद के द्वारा इन्हें मिलता है। ईश्वरी प्रसाद आप जानते हैं कंपनी शैली के अंतिम चितैरे होते हैं। कंपनी शैली जिसे हम लोग पटना शैली या फिर जॉन शैली कहते हैं, उसके अंतिम चितैरे ईश्वरी प्रसाद होते हैं। तो इनसे इन्होंने पत्र कलम का प्रशिक्षण भी लिया है। किसने? शैलेंद्र नाथ डे ने, वही दारागंज प्रयागराज वाले शैलेंद्र नाथ डे जी। आपको याद रखना होगा, तब जाकर के काम बन पाएगा, क्योंकि आप जानते हैं वैकेंसी बहुत कम है, फाइटिंग बहुत तगड़ी है। थोड़ी सी क्लास की असुविधा हो गई इस टाइम, क्लास जो है ढंग से नहीं हो पा रही है, उसके लिए हमें खेद है। थोड़ी सी अस्वस्थता है, इसलिए क्लास नहीं हो पा रही है बाबू, उसे हम जो है राइट टाइम करने का प्रयास करते हैं मित्रों, तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। मैं क्लास चलाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। शैलेंद्र नाथ डे कहाँ कहाँ पे प्रशिक्षण का कार्य करते हैं? तो आप जानते हैं ये शिक्षण का कार्य यानी पढ़ाने का काम कोलकाता में भी किए हैं, वाराणसी में भी किए हैं और जयपुर में भी किए हैं। तो जयपुर, वाराणसी और कोलकाता 3 शहर ऐसे हैं जहाँ पे शैलेंद्र नाथ डे ने शिक्षण का कार्य किया, एज अ टीचर के रूप में कार्य किए, सेवाएं दी। अगला, शैलेंद्र नाथ डे ने किस स्कूल से शिक्षा प्राप्त की है? अगर शिक्षा की बात होगी तो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स कोलकाता में मूल रूप से इन्होंने शिक्षण का कार्य किया, यानी शिक्षा भी ग्रहण किए हैं। उसके बाद पढ़ाने का काम भी मूल रूप से बंगाल में भी हुआ है, वाराणसी में भी हुआ है और जयपुर में भी हुआ है। तो ये कई जगह अपना शिक्षण का कार्य किए हैं। फिलहाल ये शिक्षा ग्रहण करते हैं बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स कोलकाता से। आगे, मेघदूत पर आधारित चित्र श्रृंखला किसने बनाया? ये क्वेश्चंस इतने बार छपा है मित्रों कि इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बिल्कुल घूंट की तरह पी जाइएगा। मेघदूत चित्र श्रृंखला किसकी है? तो शैलेंद्र नाथ डे की है, वही शैलेंद्र नाथ डे जिनका जन्म दारागंज प्रयागराज में होता है। मेघदूत के लेखक कौन हैं? तो कालिदास जी हैं। आप जानते हैं बाबा कालिदास ने कुमार संभव, मेघदूत, बहुत सारी रचनाएं लिखी। तो मेघदूत के लेखक तो ये हैं, लेकिन मेघदूत पे आधारित चित्र श्रृंखला यानी मेघदूत की जो रचना है कालिदास ने लिखी है, इस पे चित्र बनाने का काम शैलेंद्र नाथ डे का रहा है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे, राजस्थानी चित्रकला के पुनर्जागरण का प्रमुख कलाकार कौन माना जाता है? तो राजस्थानी चित्रकला के पुनर्जागृत करने का काम शैलेंद्र नाथ डे ने रहा है, और शैलेंद्र नाथ डे के इसीलिए 4-5 शिष्य भी निकल करके आते हैं, चाहे वो मोहनलाल हों, चाहे वो देवकीनंदन शर्मा हों, चाहे रामगोपाल विजयवर्गीय हों या फिर शंभुनाथ मिश्रा हों। ये सब इनके चितेरे निकलेंगे, मूल रूप से चेले बनेंगे, चेले, शिष्य, शिष्यत्व ग्रहण करेंगे। किसके? शैलेंद्र नाथ डे के, यही दारागंज प्रयागराज वाले शैलेंद्र नाथ डे जी, जिन्होंने कहाँ कहाँ चित्रण का कार्य किया? तो आप जानते हैं कोलकाता, वाराणसी और जयपुर में शिक्षण का कार्य किया है, पढ़ाया है यहाँ पे जाकर के। आगे, शैलेंद्र नाथ डे को राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट में शिक्षक पद पर नियुक्ति कब मिलती है? तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स में 1924 ईस्वी में एज अ टीचर के रूप में इन्हें नियुक्ति मिल जाती है, 1924 में। भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो भारतीय चित्रकला पद्धति को लिखने का काम जो है, ये पुस्तक है, शैलेंद्र नाथ डे ने बहुत अच्छे से किया है, बखूबी किया है। याद रखना, पुस्तक का नाम पूछा जा चुका है।
किस कलाकार ने चित्रकला को विश्व की सजीव वस्तु माना? विश्व की सजीव वस्तु किसको माना? विश्व की सजीव वस्तु चित्रकला को माना। शैलेंद्र नाथ डे ने ऐसा कथन जारी किया है, ऐसा मानना है शैलेंद्र नाथ डे का। अगला पॉइंट आता है, किस कलाकार के चित्रों में भाव विव्यंजना की संतुलित ज्यामितीय रेखांकन, उदांत सौंदर्य एवं लयात्मक यक्ष एवं यक्ष पत्नी नामक चित्र किसने बनाया? डाटा थोड़ा सा जटिल बनाया गया, ज्यामितीय रेखांकन है, उसमें सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछता यक्ष और यक्ष की पत्नी का चित्रण किसने बनाया? तो शैलेंद्र नाथ डे ने बनाया। याद रखना क्वेश्चंस कैसा है, ज्यामितीय रेखांकन से है, इसलिए थोड़ा सा घुमाने का प्रयास किया गया है। फिलहाल शैलेंद्र नाथ डे इसके लिए राइट आंसर बनेंगे। याद रखना, अगर एमसीक्यूज में आता है तो राइट आंसर शैलेंद्र नाथ डे ही आपको लगाना होगा। आगे अगर बात करते हैं तो कहा जाता है वनवासी यक्ष और यक्ष की पत्नी नामक चित्र किसने बनाया? वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आ गया। यक्षनी का मूल रूप से चित्रण किसने किया? शैलेंद्र नाथ डे के द्वारा किया गया। शैलेंद्र नाथ डे पे किस शैली का प्रभाव पड़ा है? तो परंपरागत भारतीय शैली जो आती है वो शैलेंद्र नाथ डे को थोड़ा सा प्रभावित कर जाती है, तो परंपरागत भारतीय शैली को थोड़ा सा ये प्रभाव में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लीजिए बेटा। गरुणासीन अष्टभुज विष्णु नामक चित्र किसने बनाया है? तो गरुण पे आसीन है भगवान विष्णु, ऐसा चित्र मूल रूप से किसने बनाया? शैलेंद्र नाथ डे की अच्छी रचना मानी जाती है। वही शैलेंद्र नाथ डे जिनका जन्म जोड़ा साकू नहीं, फाइनली दारागंज प्रयागराज में होता है 1890 ईस्वी के आसपास। इनसे जुड़े कुछ खास तथ्य भी आपको याद रखने होंगे, जैसे कुछ खास चित्र इनके हैं, उन्हें आपको सदैव याद रखना होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मेघदूत श्रृंखला मूल रूप से किसने बनाई? शैलेंद्र नाथ डे ने बनाई। मेघदूत किसकी रचना है? बाबा कालिदास की है। वनवासी यक्ष भी मूल रूप से शैलेंद्र नाथ डे ने बनाया। यक्ष पत्नी भी शैलेंद्र नाथ डे की रचना है। कौशल्या से आज्ञा लेते राम, स्टार लगाइए इसके ऊपर। कौशल्या से आज्ञा लेते राम मूल रूप से रचना किसकी है? शैलेंद्र नाथ डे की बहुत अच्छी रचना मानी जाती है। साथ में गरुड़ासीन अष्टभुज विष्णु जी, ये भी किसकी रचना है? तो ये भी शैलेंद्र नाथ डे की अच्छी रचना मानी जाती है। वही शैलेंद्र नाथ डे जिनका जन्म कब होता है? 1890 में होता है, दारागंज प्रयागराज में। अवनी बाबू के जो शिष्य होते हैं वास चित्रण के सिद्धहस्त कलाकार होते हैं। यशोदा और कृष्ण भी बहुत अच्छी रचना मानी जाती है, किसकी? शैलेंद्र नाथ डे की। तो ये सब नाम आपको याद रखने होंगे, तभी काम बन पाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं चित्र से पूछ लिया जाता है, कहीं जन्म से पूछ लिया जाता है, कहीं चित्रकार से पूछ लिया जाता है, कहीं इनकी चित्र श्रृंखला से पूछ लिया जाता है, तो कहीं इनके शिष्यों से पूछ लिया जाता है, या फिर कहीं इन्होंने शिक्षा कहाँ प्राप्त की इससे पूछ लिया जाता है। तो इन सबको जब आप ध्यान में रखेंगे तब जाके काम बन पाएगा। शैलेंद्र नाथ डे से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे उनको कराने का प्रयास किया है। एक नज़र इनके प्रमुख शिष्यों पे डाल लीजिए, जैसे राम गोपाल विजयवर्गीय किसके शिष्य रहे हैं? शैलेंद्र नाथ डे के शिष्य रहे हैं। देवकी नंदन शर्मा किसके शिष्य रहे? शैलेंद्र नाथ डे के शिष्य रहे। शंभुनाथ मिश्रा किसके शिष्य रहे हैं? शैलेंद्र नाथ डे के शिष्य रहे। मोहनलाल किसके शिष्य रहे हैं? शैलेंद्र नाथ डे के शिष्य रहे हैं। तो ये डाटा आपको याद रखना होगा। शैलेंद्र नाथ डे बहुत फेमस नाम है और मूल रूप से इन्होंने कला को आगे बढ़ाने के लिए अवनी बाबू के जो है, आप जानते होंगे कला गुरु अवनी बाबू हैं, उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत आगे तक ले भी गए हैं। फिलहाल जिनका जन्म 1890 में हुआ है उनकी मृत्यु कब होती है? तो शैलेंद्र नाथ डे जी इस दुनिया को छोड़ करके सदा के लिए गौलोकवासी हो जाते हैं 1971 ईस्वी में। 1890 में इनका जन्म होता है और 1971 ईस्वी में मूल रूप से इनकी मृत्यु हो जाती है, गौलोकवासी हो जाते हैं। क्वेश्चंस कहीं से भी पूछ सकता है, तो आपको याद रखना होगा। अगर इतना काम आप कर लेते हैं फिर आपको कोई पछाड़ने वाला पैदा नहीं हुआ है। याद रखना, आप निश्चित रूप से 148 फतह करेंगे। बस थोड़ा सा रिवीजन करते रहना बेटा, याद रखना। मैं अस्वस्थ हूँ फिर भी क्लास लेने की पूरी चेष्टा करता हूँ, पर डे करता हूँ। दोपहर में इतनी तगड़ी बुखार आती है फिर भी मैं देखता हूँ पर डे क्लास लेने की चेष्टा करता हूँ। नहीं हो पाता वो अलग बात है, थोड़ा सा लेट लपेट हो जाता वो अलग बात है। क्लास में पर डे लूँगा और एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ आपको डाटा मिलेगा। दूसरा नाम हमने बताया था विनोद बिहारी मुखर्जी जी को हम लोग पढ़ेंगे। तो विनोद बिहारी मुखर्जी से अक्सर क्वेश्चंस बनता ही है। इनका जन्म कब होता है? 1904 ईस्वी में बंगाल में होता है। विनोद बिहारी मुखर्जी पे किसका मूल रूप से प्रभाव पूर्ण रूपेण पड़ा है?
तो अवनींद्र नाथ ठाकुर का, नंदलाल बसु का और गगनेंद्र नाथ ठाकुर का। तो ये गगनेंद्र बाबू से भी प्रभावित रहे हैं, अवनी बाबू से भी प्रभावित रहे हैं, नंदलाल बसु या फिर नंदलाल बोस से भी प्रभावित रहे हैं। कौन? विनोद बिहारी मुखर्जी जी। याद रखना है, नाम इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चंस घुमा के पूछा जाता है। कहा गया विनोद बिहारी मुखर्जी की कला शिक्षा कहाँ से होती है? तो शांति निकेतन कलकत्ता से कला की शिक्षा ग्रहण करते हैं। जबकि अभी शैलेंद्र नाथ डे को आपने पढ़ा था, वो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स कलकत्ता से कला की शिक्षा ग्रहण किए थे। विनोद बिहारी मुखर्जी सन 1936 ईस्वी में वस्तु निरपेक्ष रेखांकन किससे सीखने जाते हैं? तो जापानी आते हैं कलाकार, जिन्हें कहा जाता है सोसात्सु से मूल रूप से ये निरपेक्ष रेखांकन का डाटा सीखने जाते हैं। तो सोसात्सु इसके लिए इंपॉर्टेंट नाम होता है। निरपेक्ष रेखांकन किससे सीखते हैं? जापानी कलाकार सोसात्सु से सीखते हैं। आगे विनोद बिहारी मुखर्जी शांति निकेतन में अध्यापन का कार्य कब प्रारंभ करते हैं? तो जहाँ पे इन्होंने पढ़ा है वहीं पे 1925 ईस्वी में अध्यापन का कार्य स्टार्ट कर देते हैं। विनोद बिहारी मुखर्जी 1925 में शांति निकेतन में अध्यापन का कार्य करते हैं और इसी सन में असित कुमार हालधर मूल रूप से लखनऊ आर्ट कॉलेज में एज अ टीचर के रूप में कार्य करना स्टार्ट करते हैं। तो इन दोनों को कंप्रोमाइज़ करके आप देख लेना, किसी तरह से सन सेम है, इसलिए हमने कहा बता दें, हो सकता दिमाग में बैठ जाए। आगे कहा जाता है विनोद जो है बंगाल शैली का कौन सा कलाकार अंधा होने के साथ साथ चित्रण भी करता रहा? बेटा अंधा इनकी जो है जन्मजात प्रवृत्ति नहीं रही है, बाद में दिक्कत हो गई, आंखों से अंधापन आ गया, लेकिन विनोद बिहारी मुखर्जी ने चित्रण का कार्य नहीं छोड़ा, चित्रण अपना करते रहे, अपनी कौशल को पहचानते रहे। आगे कहा जाता है चित्रकार नामक आत्मकथा किसकी है? तो चित्रकार नामक आत्मकथा विनोद बिहारी मुखर्जी जी की है। वही विनोद बिहारी मुखर्जी जिन्हें थोड़ी सी दिक्कत हो गई, अंधेपन का शिकार हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी चित्रकारी नहीं छोड़ी। आधुनिक शिल्प शिक्षा पुस्तिका के रचनाकार कौन है? तो आधुनिक शिल्प शिक्षा रचना किसकी है? विनोद बिहारी मुखर्जी जी की बहुत अच्छी रचना मानी जाती है। आगे कहा जाता है विनोद बिहारी मुखर्जी को चित्रों का माध्यम क्या रहा है? तो आप जानते हैं टेम्परा माध्यम में इन्होंने चित्रण किया और भित्ति चित्रण यानी दीवारों पे भी चित्रण का कार्य विनोद बिहारी मुखर्जी जी ने किया है और बहुत अच्छे से किया है। अगला पॉइंट आता है विनोद बिहारी मुखर्जी सर्वाधिक प्रसिद्ध भित्ति चित्रण कहाँ बनाते हैं? तो विनोद बिहारी मुखर्जी जी सबसे बढ़िया, सबसे फेमस भित्ति चित्रण मूल रूप से शांति निकेतन कोलकाता वाले में बनाएंगे, क्योंकि वहीं पे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, वहीं पे इन्होंने शिक्षण का कार्य स्टार्ट किया, तो वहीं पे भित्ति चित्रकारी भी सबसे महत्वपूर्ण वाली करेंगे। आगे मूर्तिकार लीला मुखर्जी किसकी पत्नी है? लीला मुखर्जी आप जानते हैं विनोद बिहारी की जो है पत्नी जी हैं, धर्म पत्नी हैं। इनसे एक पुत्री का जन्म होता है जिसका नाम होता है मृणालिनी मुखर्जी। बहुत फेमस नाम है मृणालिनी मुखर्जी, अक्सर पूछी जाती हैं, तो इन्हें भी आपको पढ़ना होगा, ये भी आपके समझ लीजिए सिलेबस में है। फिलहाल नाम तो नहीं लिखा लेकिन सिलेबस में है, यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा। मृणालिनी मुखर्जी किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो मूर्तिकार के रूप में जानी जाती हैं। याद रखना विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पर आधारित कौन सा फिल्म बनाया गया? ये फिल्म बहुत बार पूछा गया। द इनर आई किससे संबंधित है? द इनर आई किसकी रचना है? द इनर आई किस पे आधारित फिल्म है? तो विनोद बिहारी मुखर्जी पे आधारित ये फिल्म है द इनर आई। द इनर आई फिल्म किसने बनाया? तो दादा सत्यजीत रे ने मूल रूप से ऐसी फिल्म का निर्माण किया है। विनोद बिहारी मुखर्जी को आधुनिक कला का सेतुबंध कहा जाता है। तो जयाप्पा स्वामी ने ऐसा कथन कहा था कि आधुनिक कला का सेतुबंध विनोद बिहारी मुखर्जी हैं, ऐसा कथन जयाप्पा स्वामी का रहा है। आगे अगर बात करें तो कहा जाता है किस कलाकार ने कोलाज पद्धति से भी चित्रण का कार्य किया है? कोलाज पद्धति से चित्रण का कार्य किसने किया? तो विनोद बिहारी मुखर्जी ने किया, जिन पे फिल्म द इनर आई है। आप जानते हैं मृणालिनी मुखर्जी जिनकी बेटी हैं, एज अ मूर्तिकार के रूप में फेमस हैं। अवनी बाबू, नंदलाल बोस, गगनेंद्र नाथ ठाकुर से जिनका संबंध रहा है, प्रेरित रहे हैं। बंगाल में जिनका जन्म होता है वो 1904 ईस्वी में जन्म होता है। अगला पॉइंट आता है किस कलाकार ने कास्ट एवं एचिंग से भी चित्रण का कार्य किया है? तो कास्ट और एचिंग से चित्रण का कार्य विनोद बिहारी मुखर्जी ने किया है। ऐसी अनंत प्रतिभा के धनी मूल रूप से विनोद बिहारी मुखर्जी जी रहे हैं। इनसे जो भी क्वेश्चंस लगभग बन सकते थे हमने कराने का प्रयास किया है। अगर कहीं भी कोई त्रुटि रह गई हो तो आप एक बार कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। फिलहाल मैं देख पा रहा हूँ आजकल कुछ टेक्निकल इश्यूज भी चल रहे हैं और थोड़ा मैं अस्वस्थ भी हूँ, इसलिए थोड़ा सा व्यूज़ भी कम आ रहा है। मैं चाहूँगा थोड़ी सी कमी भी रहे। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत सब कुछ अच्छा ही चले, सब कुछ अच्छा नहीं होना चाहिए। इसीलिए प्रकृति ने सब कुछ टाइम पे होने के लिए ही निर्धारित किया है।
मैं चाहूँगा कि आप सब बहुत जल्द सेलेक्ट हों उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाने के लिए, सरकार की कामनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, साथ में अपने माँ बाप का सपना साकार करने के लिए, अपना सपना साकार करने के लिए आप लोग जो है इसमें फाइनली सेलेक्ट हों। बस 148 फतेह करें, फाइनली अपने माँ बाप का सपना साकार करें, हमारा सपना साकार करें। 120/125 को फाइनली रिजल्ट दे करके खास होते हैं। लाहौर में जन्म होता है लेकिन बहुत काम भारत के लिए करते हैं। खास चित्रण, खास संग्रहालय में इनके सुरक्षित भी हैं। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ में देखेंगे के वेंकटप्पा को। के वेंकटप्पा वही जिनका जन्म मैसूर में होता है, अवनी बाबू के चेला होते हैं। और साथ में एक नाम और देखेंगे कनू देसाई का। कनू देसाई गुजरात के रहने वाले हैं, उनको भी देखने का प्रयास करते हैं। तो इन तीनों को एक साथ हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। और इससे पहले जो क्लास नंबर 36 हुई थी उसमें हम लोगों ने विनोद बिहारी मुखर्जी को देखा था। विनोद बिहारी मुखर्जी वही जो मृणालिनी मुखर्जी के पिताजी हैं। आप जानते हैं मृणालिनी मुखर्जी बहुत अच्छे लेवल की जो है मूर्तिकार रही हैं। इनर आई किस पे फिल्म बनी थी? विनोद बिहारी मुखर्जी पे ही बनी थी। और विनोद बिहारी मुखर्जी की पत्नी का नाम क्या है? तो लीला मुखर्जी इनकी पत्नी का नाम है, वो भी मूर्तिकार रही हैं, लीला मुखर्जी भी। लीला मुखर्जी भी। क्लास थोड़ी सी डिले हो गई, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। 8 बजे क्लास होनी थी, हमें लग रहा है क्लास थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैं बाहर गया था दवा लेने के लिए। और लखनऊ में पता नहीं क्या है कि पर डे बारिश, आज भी मौसम बहुत रंगीन है। हालांकि अभी बूंदाबांदी होकर के निकल गई है लेकिन लग रहा है बारिश हो जाएगी। तो मौसम की बहुत ज़्यादा समस्या इस टाइम चल रही है और थोड़ी बहुत दिक्कतें भी हैं। आइए हम लोग क्लास की तरफ बढ़ते हैं। क्लास में कहा गया अब्दुल रहमान चबूतराई, ये 1897 और 1975 इनका दौर होता है। और मूल रूप से अब्दुल रहमान चबूतराई की अगर बात करते हैं तो लाहौर में तो इनका जन्म होता है। हालांकि पाकिस्तान के लिए लोगो भी तैयार करते हैं और पाकिस्तान के लोगों के साथ साथ बहुत सारे काम ऐसे हैं जो ये भारत में किए हैं। चाहे मुरक्कई चबूतराई पुस्तक हो इनकी, चाहे चबूतराई पेंटिंग पुस्तक हो, चाहे वो नक्कच्छ ए चबूतराई पुस्तक हो, ये सब की सब रचनाएँ हैं। मूल रूप से अलग अलग सनों में लिखी गई हैं लेकिन पुस्तकें बहुत अच्छी हैं मूल रूप से अब्दुल रहमान चबूतराई की। अच्छे चित्रण भी इन्होंने बनाए, चाहे वो जंगल पर लैला हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे गीत गोविंद हो, चाहे प्रिंस सलीम हो। ये सब रचना मूल रूप से अब्दुल रहमान चबूतराई की है। बहुत महत्वपूर्ण कलाकार हैं तो इन्हें कम से कम 2 से 3 बार पढ़िएगा। 2 से 3 बार कम से कम पढ़िएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अवनी बाबू की तरह ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो चेले अब्दुल रहमान चबूतराई जो मूल रूप से अवनी बाबू के ही चेले, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आयोग इन्हें बहुत खास तवज्जो देता है। आइए देखते हैं अब्दुल रहमान चबूतराई की अगर बात करते हैं तो जन्म कब और कहाँ पे होता है? तो 1897 ईस्वी में 1897 ईस्वी में लाहौर पाकिस्तान में इनका जन्म होता है। लाहौर जब उस टाइम इनका जन्म हुआ तो पाकिस्तान का पैदाइश ही नहीं हुआ था, तो याद रखना है बाद में पैदाइश होती है ना पाकिस्तान की। चबूतराई के कलागुरु कौन माने जाते हैं? तो आप जानते हैं चबूतराई के कलागुरु अवनी बाबू यानी अवनीनाथ ठाकुर माने जाते हैं। ठाकुर होता है, ठाकुर नहीं होता है, ठाकुर होता है, याद रखना। आगे चबूतराई और समरेंद्र नाथ गुप्ता बंगाल शैली के प्रचार के लिए कहाँ कहाँ गए थे? तो अब्दुल रहमान चबूतराई और समरेंद्र नाथ गुप्ता बंगाल शैली के प्रचार के लिए मूल रूप से जाते हैं लाहौर आर्ट स्कूल। लाहौर आर्ट स्कूल में जाते हैं और वहाँ पे बंगाल शैली के बारे में बताते हैं, थोड़ा सा समझाते हैं, लोगों को जागृत करते हैं जिससे लोगों का झुकाव बंगाल शैली की तरफ हो। क्यों? क्योंकि इनके चेले मूल रूप से इनके गुरु जो है वो अवनीनाथ ठाकुर हैं जो बंगाल शैली के जनक माने जाते हैं, इसलिए इन्हें जाना पड़ता है। अगला पॉइंट आता है मिर्जा गालिब और उमर खय्यम की कविताओं पे चित्रण किसने किया? ये क्वेश्चन स्टार लगाइए, कम से कम 2 से 3 बार पूछा गया क्वेश्चंस। मिर्जा गालिब और उमर खय्यम की कविताओं पे चित्रण किसने किया है? तो अब्दुल रहमान चबूतराई की ही गलती होती है जो मिर्जा गालिब और उमर खय्यम की कविताओं पे भी चित्रण का कार्य कर देते हैं। वही अब्दुल रहमान चबूतराई जिनका जन्म लाहौर 1897 ईस्वी में होता है। अगला पॉइंट आता है कि सन 1936 ईस्वी में नक्श ए चबूतराई संग्रहालय किसने प्रकाशित किया था? तो नक्श ए चबूतराई मूल रूप से नाम ही है, जैसा नाम वैसे काम, अब्दुल रहमान चबूतराई राइट आंसर लगा लीजिए। कब लिखा गया? 1936 ईस्वी में मूल रूप से ऐसा संग्रह किया गया था। आगे कहा जाता है रंगों का सम्राट किस कलाकार को कहा जाता है? जैसे ही रंगों का सम्राट उपमा आती है मूल रूप से अब्दुल रहमान चबूतराई इसमें आगे निकल करके आ जाते हैं और इन्हीं को मिल जाता है। तो रंगों का सम्राट किसे कहा जाता है? अब्दुल रहमान चबूतराई को कहा जाता है। ऐसे नहीं कहा जाता कि केवल लिख दिया कि अब रंगों सम्राट हो गए। इनकी रचनाएं हैं, बहुत अच्छे अच्छे चित्रण हैं, जैसे मुगल प्रिंसेस हो गए, प्रिंस सलीम हो गए, राधा कृष्ण हो गए, हरमन तोता हो गए, तुलसीदास हो गए,
अल्लाम इकबर की शायरी हो गई, नग्न चित्र हो गए, जैसे नोड फिगर भी ये बनाए हैं। मिर्ज़ा गालिब हो गया, जंगल पर लैला हो गई, सन्यासी हो गया, जीवन जंगल हो गया, गीतक भेंट हो गई, सहारक राजकुमारी हो गई, बुझी हुई लो हो गई, होली हो गई। बहुत अच्छे अच्छे चित्रण हैं मूल रूप से अब्दुल रहमान चौधरी के, तब इन्हें जाकर के रंगों का कलाकार का सम्राट कहा जाता है। तो रंगों के कलाकार के सम्राट या रंगों का सम्राट किसे कहा जाता है? अब्दुल रहमान चौधरी को कहा जाता है। तो अच्छी रचना किए हैं, उस पर दिन गंवाए हैं, मूल रूप से काम किए हैं, ईमानदारी के साथ काम किए हैं, तब जा करके ये उपमा मिली है, ऐसे नहीं मिल जाती। अगला पॉइंट आता है रंगों का जादूगर किस कलाकार को कहा जाता है? तो चाहे रंगों का सम्राट कहो, चाहे रंगों का जादूगर कहो। अगर जादूगर की बात होगी तो निकोलस रोरिक आ जाएंगे, अगर रंगों का सम्राट की बात होगी तो AR चौधरी यानी अब्दुल रहमान चौधरी आ जाएंगे। दोनों में अंतर होता है, हालांकि काम भर का। निकोलस रोरिक आप जानते हैं बाहरी चित्रकार हैं, और मूल रूप से निकोलस रोरिक रंगों का जादूगर होता है, जादू करता है, रंगों को आपस में मिला करके उनका जो है वर्णिका भंग करता रहता है, बार बार जो है रंगों का प्रयोग कर करके नवीन नवीन खोज किए करते हैं। तो रंगों के कलाकार हैं, रंगों के जादूगर हैं निकोलस रोरिक। आगे कहा जाता है अब्दुल रहमान चौधरी थे तो क्या थे? एक प्रिंट मेकर कलाकार के रूप में जाते हैं। हालांकि आप जानते हैं अब्दुल रहमान चौधरी लाहौर आर्ट कॉलेज भी जाते हैं प्रचार प्रसार करने के लिए। अवनी बाबू के चेला होते हैं, अवनी बाबू इनके गुरुजी हैं। ये भी आपको डाटा याद रखना होगा। अगला पॉइंट आता है कि किसकी चित्रित होली नहीं किसका चित्र होली में प्रेमियों की आत्मकथाओं से मिलन की अनुभूति करवाता है? तो होली चित्र मूल रूप से किसकी रचना है? कुल मिलाकर के ये सीधे सीधे पूछ रहा है तो अब्दुल रहमान चौधरी की रचना है। अगर ये कहे प्रेमी प्रेमिकाओं की आत्माओं को मिलाने की अनुभूति करवाता है तब भी अब्दुल रहमान चौधरी ही राइट आंसर लगाइएगा। क्यों? क्योंकि अब्दुल रहमान चौधरी ने ही ऐसा चित्रण किया है जिसे होली नाम दिया गया है। अब्दुल रहमान चौधरी को राष्ट्रपति पदक से कब सम्मानित किया गया? तो 1958 ईस्वी का सन होता है जब अब्दुल रहमान चौधरी को राष्ट्रपति पदक के लिए नामित किया जाता है। उन्हें सम्मान भी मिलता है। अब्दुल रहमान चौधरी की कुछ खास पुस्तकें हैं, उन्हें आपको सदैव दिमाग में बैठानी होगी, जैसे मोरक्काई चुगतई अब्दुल रहमान चौधरी ने कब लिखी? 1928 ईस्वी में लिखी। डाटा इंपॉर्टेंट है। नकच्छ चुगतई कब लिखा? 1935 ईस्वी में लिखा। किसने लिखा? अब्दुल रहमान चौधरी ने लिखा। तीसरी पुस्तक का नाम आता है चगुताई पेंटिंग्स किसकी रचना है? तो ये भी अब्दुल रहमान चौधरी की रचना है। मूल रूप से 1940 ईस्वी में लिखा जाता है चगुताई पेंटिंग्स। तो याद रखना सभी डाटा इंपॉर्टेंट हैं, सभी पुस्तकें भी इंपॉर्टेंट बनती हैं। आगे एक काम और बनता है कि ये पाकिस्तान के टेलीविज़न निगम के लिए मूल रूप से लोगो यानी डिजाइन भी तैयार कर देते हैं। लोगो होता है जो मुख्य पृष्ठ पे लगाया जाता है, जो उसका ब्रांडिंग होता है। तो लोगो को डिजाइन करने का काम किसने किया है? तो पाकिस्तान टेलीविज़न निगम का मूल रूप से लोगो किसने बनाया? अब्दुल रहमान चौधरी के द्वारा ही बनाया जाता है। अब्दुल रहमान चौधरी ने ही बनाया है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर टिकटों का सेट बनाया गया था। पाकिस्तान जब स्वतंत्र होता है उस दिन 9 टिकटों का सेट बनाया। तो 9 टिकटों का जो सेट बनाया गया उसमें भी अब्दुल रहमान चौधरी ने ही काम किया था। वही अब्दुल रहमान चौधरी जिनका जन्म लाहौर में 1897 ईस्वी में होता है। अवनी बाबू के अच्छे चेले होते हैं और मूल रूप से लाहौर आर्ट कॉलेज में प्रचार प्रसार के लिए भी जाते हैं। किस शैली के बढ़ावा के लिए? बंगाल शैली को बढ़ावा के लिए। इनके साथ कौन जाता है? समरेंद्रनाथ गुप्ता जाते हैं। स्मरणीय बिंदु में आता है प्रमुख चित्र। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना। होली चित्रण हो गया, बुझी हुई लौ हो गई, सहारा की राजकुमारी हो गई, गीत की भेंट हो गई, जीवन जाल हो गया, सन्यासी हो गया, मुगल प्रिंसेस हो गया, प्रिंस सलीम हो गया, जीवन हो गया, राधा कृष्ण हो गया, हरमन तोता हो गया, कवि तुलसीदास हो गया। ये सारी की सारी रचनाएं किसके हैं? तो वही अब्दुल रहमान चौधरी की हैं, जिनके गुरु कौन हैं? अवनीनाथ ठाकुर जी। आगे अगर बात करें तो कुछ डाटा बच जाता है, जैसे आप देखेंगे सन्यासी हो गया, जंगल पर लैला हो गई, मिर्जा गालिब हो गया, कवि तुलसीदास हो गया, अल्लाम इकबाल की शायरी हो गई, नग्न चित्र जिसे हम लोग नोड फिगर कहते हैं, ये भी रचना मूल रूप से अब्दुल रहमान चौधरी के द्वारा की गई थी। आगे कहा जाता है अब्दुल रहमान चौधरी के चित्रों का अगला पॉइंट आता है कि अब्दुल रहमान चौधरी के चित्रों का संग्रहालय कहाँ पे संरक्षित है। मूल रूप से ये जो चित्र बनाए हैं ये चित्र कहाँ पे सुरक्षित रखा हुआ है, तो ये पूछना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये क्वेश्चंस भी बनता है, जैसे ब्रिटिश संग्रहालय में रखा हुआ है, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय में भी इनके कुछ चित्र रखे हुए हैं, द पैग पैलेसेस में भी इनका चित्र रखा हुआ है, साथ में न्यूयॉर्क बोस्टन में भी मूल रूप से इनके चित्र हैं। न्यूयॉर्क बोस्टन में कनेडी मेमोरियल में भी किसके चित्र रखे हुए हैं? अब्दुल रहमान चौधरी के चित्र
रखे हुए हैं। साथ में राष्ट्रपति हाउस इस्लामाबाद में भी इनका चित्रण रखा हुआ है और नेशनल गैलरी इस्लामाबाद में भी इनके चित्र रखे हुए हैं। साथ में चगुताई संग्रहालय ट्रस्ट पाकिस्तान में भी इनके नाम से एक चगुताई संग्रहालय चलता है। उस चगुताई संग्रहालय ट्रस्ट में भी मूल रूप से इनका डाटा कुछ रखा हुआ है। जैसे आप जानते हैं खास चित्र हैं, चाहे मुग़ल प्रिंसेज हो, चाहे जो है प्रिंस सलीम हो, या फिर बुझी हुई लौ हो, होली हो, सहारक राजकुमारी हो, सन्यासी हो, जीवन जाल हो, संगीत भेंट हो, सारी रचनाएं किसकी हैं? तो ये अब्दुल रहमान चगुतराई ने बनाया है। तो रचनाएं खास हैं तो उसके साथ साथ डाटा भी खास ही जगह होना चाहिए। जहाँ से जिसका लगाव होता है वहीं पे उसका डाटा भी सुरक्षित करना पड़ रहा है। आप जानते होंगे क्वेश्चंस घुमा के पूछता है, चाहे वो पूछ ले कि मूल रूप से सन्यासी चित्र किसने बनाया, तब राइट आंसर अब्दुल रहमान चगुतराई लगेंगे। चाहे वो सीधा पूछ ले कि अब्दुल रहमान चगुतराई क्या थे, तब वहाँ पे आपको प्रिंट में कर लगाना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चंस कहीं से भी घुमा के पूछ सकता है। इतना डाटा अगर आप याद रखते हैं तो अब्दुल रहमान चगुतराई से क्वेश्चंस लगभग फंस जाएंगे। तो अब्दुल रहमान चगुतराई को हम लोगों ने पढ़ा है। अब नाम आता है के वेंकटप्पा का। के वेंकटप्पा को भी एक साथ हम पढ़ लेते हैं। 1887 ईस्वी से 1965 ईस्वी का इनका कार्यकाल रहा है। के वेंकटप्पा का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 1887 ईस्वी में मैसूर में के वेंकटप्पा का जन्म होता है। के वेंकटप्पा का जन्म 1887 ईस्वी में मैसूर में होता है। के वेंकटप्पा के कला गुरु कौन रहे हैं? तो आप जानते हैं कि के वेंकटप्पा के कला गुरु मूल रूप से वही अवनी बाबू रहे हैं, अवनीनाथ ठाकुर रहे हैं, जो मूल रूप से किसके गुरु रहे हैं? अभी आपने देखा अब्दुल रहमान चगुतराई के कला गुरु रहे। आगे कहा जाता है कि वेंकटप्पा के चित्रों का विषय क्या रहा है? तो पौराणिक और ऐतिहासिक दोनों घटनाक्रमों पे चित्रण का कार्य करते थे। तो पौराणिक और ऐतिहासिक चित्रों में भी इनकी रुचि रही है, वहाँ पे भी इन्होंने चित्रण का कार्य किया है। किसने? के वेंकटप्पा ने किया है। अगला पॉइंट आता है कि वेंकटप्पा के चित्रों का विषय क्या था? पौराणिक और ऐतिहासिक रहा है। कि वेंकटप्पा के पूर्वज किस राज्य के दरबारी चित्रकार थे? तो के वेंकटप्पा के जो पूर्वज रहे हैं, मूल रूप से इनके पुरखे रहे हैं, वो विजयनगर राज्य के मूल रूप से दरबारी चित्रकार रहे हैं। अगला पॉइंट आता है कि वेंकटप्पा बंगाल शैली का प्रचार प्रसार कहाँ करने गए थे? तो बंगाल शैली का प्रचार प्रसार के लिए के वेंकटप्पा को लगाया गया था। कहाँ? मैसूर के लिए। मैसूर भेजा गया था के वेंकटप्पा को प्रचार प्रसार के लिए। अगला पॉइंट आता है कौन कलाकार कृष्ण राय वोडियार के महल में भित्ति चित्रण करता है? तो कौन सा कलाकार है जो कृष्ण राय वोडियार के महल में भित्ति चित्रण का काम करता है? के वेंकटप्पा के द्वारा ही ऐसा कारनामा किया जाता है। अगला पॉइंट कहा जा रहा है कि वेंकटप्पा के रंग विधान पर किन शैली का प्रभाव है? कि वेंकटप्पा के रंग विधान पे कौन सी शैली प्रभावी रही है? तो मुगल शैली भी यहाँ प्रभावी रही है और साथ में आती है राजस्थानी शैली। तो मुगल शैली भी प्रभावी रही और राजस्थानी शैली भी इनके रंग विधान से प्रभावित रही है। अगला पॉइंट देखते हैं। कहा जाता है कि वेंकटप्पा ने लेडी हेरिंगम के साथ किस गुफा की प्रतिलिपियां बनाई? लेडी हेरिंगम के साथ कौन सी गुफा की प्रतिलिपियां मूल रूप से के वेंकटप्पा ने बनाई? तो अजंता गुफा की प्रतिलिपियां 1910 ईस्वी में लेडी हेरिंगम की अध्यक्षता में के वेंकटप्पा ने बनाई थी। 1910 ईस्वी के आसपास बनाई जाती हैं। तो ये भी डाटा आपको याद रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चंस घुमा के पूछता है, तब आपको राइट आंसर्स वहाँ ढूंढने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है। अगला पॉइंट बनता है कि के वेंकटप्पा ललित कला अकादमी के फेलो कब निर्वाचित होते हैं? तो के वेंकटप्पा ललित कला अकादमी के फेलो मूल रूप से 1962 ईस्वी के आसपास निर्वाचित होते हैं। तो 1962 में मूल रूप से फेलो भी निर्वाचित हो जाते हैं। कौन? के वेंकटप्पा। आगे महाराजा का 2 चित्र हाथी के दांत पर किसने बनाया? तो महाराजा का 2 चित्र हाथी के दांत पे मूल रूप से के वेंकटप्पा के द्वारा ही बनाया जाता है। के वेंकटप्पा के द्वारा ही बनाया जाता है। के वेंकटप्पा किस चित्रण के लिए प्रसिद्ध रहे हैं? तो के वेंकटप्पा का जो संबंध रहा है व्यक्ति चित्रण के लिए बहुत खास रहा है। के वेंकटप्पा व्यक्ति चित्रण में बहुत खास रहे हैं, सिद्धहस्त रहे हैं। पौराणिक और ऐतिहासिक विषय भी हालांकि बनाए हैं, लेकिन व्यक्ति चित्रण यानी सभी बनाने के लिए भी फेमस रहे हैं के वेंकटप्पा जी। अगला पॉइंट आता है कि बंगाल का मंसूर किस चित्रकार को कहा जाता है? तो बंगाल का मंसूर होता है बाज पक्षी चित्रण के लिए। आप जानते होंगे जहांगीर काल का मंसूर बहुत ही अच्छा चित्रकार रहा है, जो बाज पक्षी, टर्की काक, मोर मोरनी आदि चित्रण को बनाता है। तो बंगाल का मंसूर किस चित्रकार को कहा जाता है? तो के वेंकटप्पा को ही कहा जाता है। ऐसी उपमा के वेंकटप्पा को प्राप्त है। अच्छा,
के वेंकटप्पा का जन्म तो मैसूर में होता है, 1887 में होता है। इनकी मृत्यु कहाँ पे होती है? तो के वेंकटप्पा की जो मृत्यु है मूल रूप से वो 1965 ईस्वी के आसपास हो जाती है। तो याद रखना के वेंकटप्पा की मृत्यु कब होती है? 1965 में होती है। कहाँ पे होती है? तो मूल रूप से इनकी मृत्यु 1965 ईस्वी में हो जाती है। के वेंकटप्पा की मृत्यु हो जाती है। अब के वेंकटप्पा 1887 में जन्म लेते हैं, 1965 में मृत्यु होती है। तो उनके खास चित्रण को भी याद रखना होगा। खास चित्रण कौन से हैं? तो भिक्षा मांगते हुए बुद्ध चित्रण किसका है? के वेंकटप्पा का है। सीता राम और स्वर्णमृग, सीता राम और स्वर्णमृग अच्छी रचना मानी जाती है, के वेंकटप्पा की अच्छी रचना है, याद रखना होगा। राम द्वारा हनुमान को अंगूठी अर्पण, राम द्वारा हनुमान को अंगूठी अर्पण किसकी रचना है? ये भी के वेंकटप्पा की ही रचना है। बुद्ध और शिष्य, बुद्ध और शिष्य किसकी रचना मानी जाती है? ये भी के वेंकटप्पा की मानी जाती है। राम तथा स्वर्णमृग, राम तथा स्वर्णमृग किसकी रचना है? तो ये भी के वेंकटप्पा, वही के वेंकटप्पा जिनका जन्म मैसूर में होता है, अवनी बाबू के चेला होते हैं, उनकी रचना है राम और कृष्ण। साथ में नाम आता है वीणा की मतवाली, वीणा की मतवाली भी के वेंकटप्पा की अच्छी रचना है। साथ में ऊटी यानी पर्यटक स्थल भी किसकी रचना है? तो के वेंकटप्पा की ही रचना मानी जाती है। शिवरात्रि किसकी रचना है? के वेंकटप्पा की है। शंकराचार्य मूल रूप से किसकी रचना है? ये भी के वेंकटप्पा की ही रचना मानी जाती है। ऊटी और कोडई के नाल में प्रकृति दृश्य मूल रूप से किसकी रचना है? तो ये भी के वेंकटप्पा की बहुत अच्छी रचना मानी जाती है। साथ में आपने देख रखा है राम और स्वर्णमृग, राम सीता और मूल रूप से स्वर्णमृग, तो उसके साथ राधा भी देख लीजिए, राधा भी अच्छी रचना मानी जाती है के वेंकटप्पा की। अगला पॉइंट आता है टीपू सुल्तान किसकी रचना है? तो वो भी के वेंकटप्पा की है। और अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो अर्धनारीश्वर के लिए भी के वेंकटप्पा ही जिम्मेदार हैं, जिनका जन्म मैसूर में होता है। अवनी बाबू के चित्र मूल रूप से चेले होते हैं और पौराणिक और ऐतिहासिक चित्रों के लिए जाने जाते हैं, कलाकार अच्छे हैं। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो एक कलाकार का नाम और हमने कहा था कनू देसाई को भी पढ़ा जाएगा। कनू देसाई का जन्म कब और कहाँ पे होता है? तो कनू देसाई गुजरात के हैं, याद रखना है। कनू देसाई का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 1907 ईस्वी में गुजरात में होता है। कनू देसाई की शिक्षा कहाँ से होती है? तो शांति निकेतन कोलकाता से शिक्षा ग्रहण करते हैं। और इनके कला गुरु कौन रहे? तो याद रखना कला गुरु इनके नंदलाल बसु जी रहे हैं। नंदलाल बसु जी के कला गुरु कौन रहे हैं? अवनी बाबू रहे हैं। तो याद रखना नंदलाल बसु के शिष्य हैं कनू देसाई। कनू देसाई ने किस शैली में चित्र रचना की है? तो आप जानते हैं कनू देसाई की जो चित्र रचना है वो परंपरावादी शैली है। तो परंपरावादी शैली में कनू देसाई ने चित्रण का कार्य बहुत अच्छे से किया है। राम राज्य, बैजू बावरा, झनक झनक, पायलिया बाजी आदि फिल्में हैं किसकी? तो ये सब कनू की हैं, कनू देसाई की फिल्में हैं। राम राज्य फिल्म हो, बैजू बावरा फिल्म हो, झनक झनक पायलिया बाजी, ये तो छप चुका क्वेश्चन से, कनू देसाई की फिल्म है, याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट होता है। अगला डाटा कहा जाता है कि कनू देसाई की फिल्म झनक झनक पायलिया बाजी में कौन सा पुरस्कार मिलता है? तो फिल्म फेयर पुरस्कार भी मूल रूप से झनक झनक पायलिया बाजी को मिल जाता है। स्मरणीय बिंदु की अगर बात करते हैं तो 4-5 जो है डाटा इनके बहुत फेमस हैं, जैसे कनू देसाई का भारत माता भी पूछा जा चुका है, राधा कृष्ण भी इम्पोर्टेंट है, अर्चना भी इम्पोर्टेंट है, सावित्री भी इम्पोर्टेंट है, मीरा भी इम्पोर्टेंट है और वट भी इम्पोर्टेंट है। तो भारत माता, राधा कृष्ण, अर्चना, सावित्री, मीरा और वट मूल रूप से अच्छी रचनाएं मानी जाती हैं किसकी? कनू देसाई की। तो ये डाटा आपको याद रखना होगा, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। मनीषी डे देखेंगे, सुधीर रंजन खासगीर देखेंगे और साथ में एक नाम और देख लेंगे रणवीर सिंह बिष्ट का। रणवीर सिंह बिष्ट वही जो गढ़वाल में मूल रूप से जन्म लेते हैं, एक बार क्वेश्चन छप चुके हैं, 1928 में जिनका जन्म होता है। ललित मोहन सेन के हालांकि ये जो है शिष्य होते हैं मूल रूप से कौन? तो रणवीर सिंह बिष्ट जी। आइए पहले देखते हैं मनीषी डे के बारे में, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे हम लोग चलेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग पेन पेपर उठा के बैठ गए होंगे। नोट डाउन कर लेना, सभी पॉइंट नोट डाउन करना। अगर फाइनली सिलेक्शन लेना है तो नोट डाउन करना सीख लीजिए। सबको जिराक्स के बल पे मत रहिए कि फोटोकॉपी करवा लेंगे, ठीक है। मनीषी डे की अगर बात करते हैं, 1906 से 1966 का इनका कार्यकाल रहा है, छोटा सा कार्यकाल रहा है। मनीषी डे का जन्म कब होता है? तो 1906 ईस्वी में होता है। मनीषी डे के प्रथम गुरु कौन रहे हैं? तो अवनी बाबू। मनीषी डे के पहले गुरु कौन रहे हैं? प्रथम गुरु कौन रहे हैं? तो अवनी बाबू रहे हैं। आगे अगर बात करते हैं तो कहा जाता है मनीषी डे ने शांति निकेतन में या शांति निकेतन से किससे कला की शिक्षा प्राप्त की? तो नंदलाल बसु अवनी बाबू के ही चेले होते हैं, उनसे मूल रूप से इन्होंने शांति निकेतन में कला की शिक्षा प्राप्त की। आगे कहा जाता है किस चित्रकार को जन्मजाति चित्रकार कहा जाता है? तो जन्मजाति चित्रकार यानी स्टार्टिंग से ही मनीषी डे चित्रकारिता के लिए बहुत खास काम कर रहे हैं। तो जन्मजात चित्रकार किसे कहा जाता है? मनीषी डे को
कहा जाता है। आगे कहा जाता है भारतीय कुमारियों का एकमात्र चित्र श्रृंखला किसने बनाया। तो भारतीय कुमारियों का एकमात्र चित्र श्रृंखला मूल रूप से मनीषी डे की अच्छी रचना मानी जाती है। यही क्वेश्चन हमने अभी स्टार्टिंग में कहा था कि भारतीय कुमारियों की चित्र श्रृंखला हो, या फिर नारी श्रृंगार हो, या फिर बंगाल शरणार्थी हो, या फिर पनघट की ओर हो, ये सारे चित्रण किसके रहे हैं। तो ये सब चित्रण मूल रूप से मनीषी डे के रहे हैं। इतना नाम अगर आप याद रखते हैं तो मनीषी डे से काम हो सकता है, कहीं बहुत डीप में नहीं पूछेगा। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें, अच्छा चित्रकार अभी हमने नहीं कहा, ये है चित्रकार इनका, नारी श्रृंगार इनकी रचना है, बंगाल शरणार्थी इनकी रचना है, पनघट की ओर रचना किसकी, मनीषी डे की। याद रखना, नाम इंपॉर्टेंट है। इतने में काम बन सकता है मनीषी डे से। जैसे आपने कनु देसाई को देखा था, छोटा सा डाटा था, गुजरात में मूल रूप से जन्म होता है, शांति निकेतन में शिक्षा प्राप्त करते हैं और मूल रूप से फिल्म फेयर पुरस्कार भी पा जाते हैं। झनक झनक, बावरिया बाजे, बैजू बावरा, ये सब डाटा, राम राज्य, ये सब फिल्म भी किस पे बनी थी, कनु देसाई पे बनी थी। तो ये क्वेश्चन एक बार छप चुका है, इसलिए इन्हें पढ़ाना जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिलहाल आपके सिलेबस में तो नहीं है, आदि लगा हुआ है, लेकिन आदि और अंत कोई नहीं होता है, आपको फाइनली सिलेक्शन दिलवाना है, इसलिए आपको सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। शारदा चरण उकील की बात करते हैं। शारदा चरण उकील 1891 से 1940 तक इनका कार्यकाल रहा है। शारदा चरण उकील का जन्म कहाँ पे होता है, तो बांग्लादेश में 1891 में होता है शारदा चरण उकील का जन्म। शारदा चरण उकील के कलागुरु कौन रहे हैं, तो ये भी अवनी बाबू के शिष्य रहे हैं। ये क्वेश्चन छपता है। शारदा चरण उकील किसके मूल रूप से शिष्य रहे हैं, तो ये अवनीन्द्रनाथ ठाकुर के शिष्य रहे हैं। शिष्यत्व किससे मिला है इन्हें, अवनी बाबू से मिला है। अगला पॉइंट आता है कि शारदा चरण उकील किस विद्यालय की स्थापना करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नई दिल्ली में जो है विद्यालय स्थापित होता है, किसके नाम पे स्थापित होता है। तो उकील स्कूल ऑफ आर्ट्स मूल रूप से नई दिल्ली में एस्टेब्लिश होता है। ये शारदा चरण उकील के द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है और इन्हीं के नाम पे रहता है, नई दिल्ली में आज भी है। याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए ऐसा बताया जा रहा है। आगे कहा जाता है कि उकील की कला में ठाकुर शैली के अलावा किस शैली का प्रभाव रहा है। तो शारदा चरण उकील ने ठाकुर शैली, जिसे हम लोग बंगाल शैली के नाम से जानते हैं, बंगाल शैली, तो बंगाल शैली तो प्रभावित रही ही है, ठाकुर शैली पे इनका जो है खास पकड़ रहा ही है। उसके साथ ही मुगल शैली, ईरानी शैली से भी प्रभावित रहे हैं, इनसे जो है कुछ सीखने को मिला है। ईरानी शैली और बंगाली शैली नहीं, ईरानी शैली और मुगल शैली, बंगाली शैली या ठाकुर शैली तो रहा ही है। तो ये काम किस पे रहा है, शारदा चरण उकील के जीवनों पे ऐसा प्रभाव देखने को मिलता है। आगे अगर बात करते हैं तो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है कि रूपरेखा होना चाहिए। ये रूपलेखा नामक पत्रिका को किसने प्रकाशित किया, तो कहा जाता है शारदा चरण उकील ने रूपलेखा नामक पत्रिका को भी चलाया था। रूपलेखा पत्रिका किसकी है, शारदा चरण उकील की है। वही शारदा चरण उकील जिनका जन्म 1891 में बांग्लादेश में होता है। रूपलेखा नामक पत्रिका का संपादन कौन रहा है, तो बरदा उकील मूल रूप से इसको संपादित करने का काम करते रहे हैं, बरदा उकील। शारदा चरण उकील के कौन भाई इंडियन हाउस लंदन में भित्ति चित्रण का कार्य करते हैं, तो इंडियन हाउस लंदन में भित्ति चित्रकार के रूप में शारदा चरण उकील रहे हैं। वही शारदा चरण उकील जिन्होंने रूपलेखा नामक पत्रिका का संपादन किया था। प्रकाशित किसने किया, शारदा चरण उकील ने किया। संपादन किसने किया, शारदा चरण उकील ने किया। वही शारदा चरण उकील जिन्होंने इंडिया हाउस लंदन में भित्ति चित्रकारी की थी। याद रखना है, नाम शारदा चरण उकील का भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, इनसे जुड़े हुए चित्र कौन कौन से हैं, तो जैसे आप देखते होंगे शारदा चरण उकील के चित्रों में सबसे पहला नाम आता है ईद का चांद। ईद का चांद हो, जटायु की मृत्यु हो, राधा कृष्ण हो, बंसीवादक गोपाल हो, ये सब रचनाएं किसकी हैं, शारदा चरण उकील की रचनाएं हैं। शारदा चरण उकील से इतने क्वेश्चंस बन सकते हैं, इन्हें आपको नोट डाउन करना होगा, याद रखना होगा। अगला नाम आता है सुधीर रंजन खास्तगीर का। सुधीर रंजन खास्तगीर फेमस नाम है। 1907 से 1974 तक इनका कार्यकाल रहता है। जन्म बहुत बार पूछा गया है कि इनका जन्म कहाँ पे होता है, तो जन्म इनका चटगांव बांग्लादेश में होता है 1907 ईस्वी के आसपास। सुधीर रंजन खास्तगीर का जन्म 1907 ईस्वी के आसपास चटगांव बांग्लादेश में होता है। सुधीर रंजन खास्तगीर के पिताजी का नाम क्या रहा है, तो सत्यरंजन खास्तगीर इनके पिताजी होते हैं, बाप जी होते हैं। याद रखना, सत्यरंजन खास्तगीर क्या है, तो इनके पिताजी हैं, बाप जी हैं। याद रखना। आगे कहा जाता है सुधीर रंजन खास्तगीर किस शैली के कलाकार थे। सुधीर रंजन खास्तगीर का जो संबंध रहा है बंगाल शैली से रहा है। अवनी बाबू बंगाल शैली को एस्टेब्लिश करते हैं। उसके कलाकारों में एक है सुधीर रंजन खास्तगीर। सुधीर रंजन खास्तगीर, वही सुधीर रंजन खास्तगीर जिनका जन्म बांग्लादेश में होता है, चिटगांव वाला बेल्ट होता है। कब, 1907 ईस्वी के आसपास।
अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, कहा जाता है किसने मूल रूप से शांति निकेतन, सिंधिया स्कूल ग्वालियर, दून स्कूल देहरादून, लखनऊ आर्ट स्कूल में शिक्षण का कार्य किया है। तो यहाँ सब पढ़ाने का काम किसका रहा है? सुधीर रंजन खास्तगीर ने मूल रूप से शांति निकेतन में भी कला की शिक्षा दी है, साथ में सिंधिया स्कूल में भी कला की शिक्षा दी है। उसके साथ साथ ये जाते हैं दून स्कूल देहरादून में भी कला की शिक्षा देने, और उसके साथ साथ कहाँ कहाँ जाते हैं? तो लखनऊ आर्ट कॉलेज में भी एज अ टीचर के रूप में इन्होंने कार्य किया है, शिक्षण का काम किया है। कौन? सुधीर रंजन खास्तगीर। आगे अगर हम लोग बात करें तो कहा जाता है सुधीर रंजन खास्तगीर लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्राचार्य कब बनते हैं? तो 1956 से 1961 ईस्वी तक मूल रूप से सुधीर रंजन खास्तगीर लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में कार्य कर चुके हैं। लखनऊ आर्ट कॉलेज इसलिए फेमस हो जाता है, वहाँ पे कौन आता है? वहाँ पे मूल रूप से लखनऊ आर्ट कॉलेज के पहले भारतीय प्रिंसिपल होने का गौरव असित कुमार हल्दर जी को प्राप्त है। आगे अगला पॉइंट आता है कि सुधीर रंजन खास्तगीर को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री कब दिया जाता है? तो पद्मश्री सम्मान मूल रूप से 1950 ईस्वी के आसपास मिल जाता है सुधीर रंजन खास्तगीर को। और कहा जाता है सुधीर रंजन खास्तगीर कला पर किस यूरोपीय मूर्तिकार का प्रभाव रहा है? सुधीर रंजन खास्तगीर मूल रूप से किससे प्रभावित रहे हैं? वो यूरोपीय चित्रकार है जिसका नाम होता है रोंदा। रोंदा से प्रभावित रहे हैं कौन? सुधीर रंजन खास्तगीर जी। नाम इंपॉर्टेंट है, काम भी इनका इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट आता है सुधीर रंजन खास्तगीर किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो सुधीर रंजन खास्तगीर जो है बांसुरी बजाने में थोड़ा सा निपुण मानते हैं, अपने आप को थोड़ा सा सहज मानते हैं। ठीक है, बांसुरी बजाने का काम जानते थे, बहुत अच्छे से बजा भी लेते थे। सुधीर रंजन खास्तगीर को किस प्रकार का चित्रकार कहा जाता है? तो लोक जीवन का कलाकार मूल रूप से सुधीर रंजन खास्तगीर को कहा जाता है। लोक जीवन का कलाकार कौन है? तो सुधीर रंजन खास्तगीर जी हैं, सुधीर रंजन खास्तगीर जी हैं। अगला पॉइंट आता है सुधीर रंजन खास्तगीर की उत्कृष्ट चित्र कौन सी है? तो सबसे बढ़िया चित्र जो माना जाता है माँ और शिशु माना जाता है। माँ और शिशु किसकी रचना है? सुधीर रंजन खास्तगीर की अच्छी रचनाओं में से एक है माँ और शिशु, माँ और शिशु। अगला पॉइंट, रविन्द्रनाथ टैगोर मुख्य कृति को किसने बार बार अंकित किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर की मुख्य कृति को मूल रूप से किसने बार बार अंकित करने का काम किया है? तो सुधीर रंजन खास्तगीर ने रविन्द्रनाथ टैगोर की मुख्य कृति को भी बार बार दर्शाने का प्रयास किया है, चित्रित करने का काम किया है। अगला पॉइंट आता है स्मरणीय तत्व। स्मरणीय तत्व में आप जानते ही हैं क्या क्या होता है। इसमें होता है इनके शिष्य कौन कौन से रहे हैं। जैसे आप आगे देखेंगे तो मदन लाल नागर आएंगे, रणबीर सिंह बिष्ट आएंगे, अवतार सिंह पवार आएंगे। तो ये सब नाम जो आएंगे ये सब किसके शिष्य हैं? सुधीर रंजन खास्तगीर के शिष्य हैं। वही सुधीर रंजन खास्तगीर जिनका जन्म कहाँ पे? चिटगांव बांग्लादेश में होता है। कब होता है? 1907 ईस्वी में होता है, सत्यरंजन खास्तगीर के घर पर। तो मदन लाल नागर, अवतार सिंह पवार, रणबीर सिंह बिष्ट मूल रूप से किसके शिष्य रहे हैं? सुधीर रंजन खास्तगीर के शिष्य रहे हैं। अगला महत्वपूर्ण नाम आएगा स्मरणीय बिंदु में, तो इनकी रचनाओं के बारे में आएगा, इनके चित्र कौन कौन से रहे। जैसे लय चित्र हो गया, माँ और शिशु हो गया, बसंत हो गया, अमतास के कौवे हो गए, भिक्षुड़ी हो गई, तालाब से वापसी हो गई, बसंत हो गया, नग्नालय हो गया, तूफान में यात्रा हो गया, दीपावली हो गया, आत्म विस्मृत हो गया, अधिक अन्य उपजाऊ हो गया, रविंद्रनाथ टैगोर हो गया, प्रतिज्ञा हो गया, गुरुदेव और बापू हो गए, विधवा हो गया, दीपावली हो गया, तूफान में यात्रा हो गया। ये सब रचना किसकी है? तो ये सारी की सारी रचनाएं सुधीर रंजन खास्तगीर की है, जिसमें आपको प्रतिज्ञा, तूफान में यात्रा, गुरुदेव और बापू, अधिक अन्न उपजाऊ, रविन्द्रनाथ टैगोर और माँ और शिशु याद रखना पड़ेगा, तब जाके काम बन पाएगा। ये तो सुधीर रंजन खास्तगीर की रचनाएं हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इससे पहले हम लोगों ने शारदा चरण उकील को भी पढ़ा है। शारदा चरण उकील की रचना क्या थी? ईद का चांद, जटायु की मृत्यु, राधा कृष्ण और वंशीवादक गोपाल। तो ये सब डाटा आपको सदैव याद रखना होगा। मनीषी डे को हमने पढ़ा। मनीषी डे का क्या था? नारी श्रृंगार था, बांग्ला जो है बंगाली शरणार्थी या फिर बांग्ला शरणार्थी था, पनघट की ओर था। ये सब रचना किसकी थी? तो मनीषी डे की थी। आगे हम लोग बात करते हैं, एक नाम और देख लेते हैं, रणबीर सिंह बिष्ट। रणबीर सिंह बिष्ट किसके शिष्य रहे हैं? सुधीर रंजन खास्तगीर के शिष्य रहे हैं। आइए इन्हें भी देख लेते हैं। रणबीर सिंह बिष्ट की अगर बात करते हैं, जन्म कब और कहाँ होता है? तो 1928 ईस्वी में होता है, गढ़वाल उत्तराखंड में होता है। पहले ये यूपी का हुआ करता था, यूपी गढ़वाल में हुआ करता था। आगे अगर बात करते हैं तो कहा जाता है रणबीर सिंह बिष्ट के कलागुरु कौन थे? तो ललित मोहन सेन जी इनके कलागुरु माने जाते हैं। जबकि अभी जस्ट आपने पढ़ा है कि
मूल रूप से रणवीर सिंह बिष्ट किसके चेले हैं? तो अभी जस्ट सुधीर रंजन खासगीर के बारे में आपने पढ़ा है, लेकिन ये अपना कला गुरु किसे मानते हैं? ललित मोहन सेन को मानते हैं। कुछ किताबें कुछ टाइप का आंसर्स देती हैं, तो उससे आपको भयभीत नहीं होना है। रणवीर सिंह बिष्ट लखनऊ आर्ट कॉलेज में शिक्षण का कार्य कब से कब तक किए हैं? तो शिक्षण के रूप में 1948 से 1954 ईस्वी तक रहे हैं। वही लखनऊ आर्ट कॉलेज जहां मूल रूप से सुधीर रंजन खासगीर एज ए टीचर के रूप में रहे हैं। असित कुमार हल्दर भी एज ए प्रिंसिपल के रूप में कार्य कर चुके हैं। अगला काम आता है रणवीर सिंह बिष्ट लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रधानाचार्य कब बनते हैं? लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल कब बनाए जाते हैं? तो 1968 का वो समय आता है जब रणवीर सिंह बिष्ट लखनऊ कला विद्यालय के मुख्य कुर्सी पर बैठते हैं, मेन प्रबंधन तंत्र का काम करते हैं, एज आ प्रिंसिपल के रूप में कार्य करते हैं। अगला नाम आता है रणवीर सिंह बिष्ट उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना विभाग में आर्टिस्ट का काम कब करते रहे हैं? तो 1960 से 1968 तक एज आ आर्टिस्ट के रूप में कार्य किए हैं। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना विभाग IT सेल में ये कार्य किए हैं। कौन? रणवीर सिंह बिष्ट, वही रणवीर सिंह बिष्ट जिनका जन्म 1928 में गढ़वाल में होता है। अगला पॉइंट आता है कि रणवीर सिंह बिष्ट को ललित कला अकादमी ने राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिया? तो राष्ट्रीय पुरस्कार से इन्हें कब सम्मानित किया जाता है? 1965 ईस्वी में रणवीर सिंह बिष्ट को ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के द्वारा सम्मानित भी किया जाता है। ये भी आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन हो सकता है यही पूछ ले, तो कुछ कहा नहीं जा सकता कब क्वेश्चन कहाँ से बन जाए। अगला पॉइंट आता है रणवीर सिंह लखनऊ बाढ़ के अनेक चित्र कब बनाए? लखनऊ बाढ़ के अनेक चित्र मूल रूप से कौन? रणवीर सिंह बिष्ट ने 1960 ईस्वी में बनाया था। 1960 में लखनऊ के बाढ़ को चित्रित करने का काम किया है रणवीर सिंह बिष्ट ने। रणवीर सिंह बिष्ट किस वाद से प्रभावित रहे हैं? तो अति यथार्थवादी चित्रकारों में से एक रहे हैं। अति यथार्थवादी चित्रकार कौन है? रणवीर सिंह बिष्ट हैं। रणवीर सिंह बिष्ट हैं। अगला नाम आता है रणवीर सिंह बिष्ट को किस रूप में जाना जाता है? तो ये रंगवादी कलाकार के रूप में फेमस है। रंगवादी कलाकार जो लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल भी बने हैं 1968 ईस्वी में, याद रखना। रणवीर सिंह को यूनेस्को को फेलोशिप राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिया जाता है? तो रणवीर सिंह बिष्ट को यूनेस्को का फेलोशिप राष्ट्रीय पुरस्कार ललित कला के द्वारा दिया जाता है। ललित कला के द्वारा फेलो राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में भी रणवीर सिंह बिष्ट को नवाजा जा चुका है। अंतिम पॉइंट आता है रणवीर सिंह बिष्ट को उत्तर प्रदेश सरकार का कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें स्वर्ण पदक जैसे महत्वपूर्ण पुरस्कारों से सम्मानित किया है। किसे? रणवीर सिंह बिष्ट को, जो ललित मोहन सेन के चेले रहते हैं और मूल रूप से माना जाता है कि सुधीर रंजन खासगीर के भी चेले रहे हैं। रणवीर सिंह बिष्ट को भारत सरकार कौन सा पुरस्कार देती है, कौन सा अवार्ड देती है? तो पद्म श्री से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। सुधीर रंजन खासगीर जिनके मूल रूप से गुरु हैं, ललित मोहन सेन भी जिनके कला गुरु हैं, उन्हें मूल रूप से पद्म श्री भी मिल चुका है। उत्तर प्रदेश का स्वर्ण पदक भी मिल चुका है। तो ये थी कुछ खास जानकारी रणवीर सिंह बिष्ट के बारे में। साथ में आपने सुधीर रंजन खासगीर को पढ़ा है, जिसमें तूफान में यात्रा, प्रतिज्ञा, गुरुदेव बापू और नग्नालय, बसंत तालाब, माता पिता, माता शिष्य आप जानते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, आत्मविस्मृति आदि चित्रण का कार्य किया, उन्हें आपने देखा। और मदन लाल नागर के शिष्यों को आपने देखा नहीं, सुधीर रंजन खासगीर के शिष्यों को देखा। मदन लाल नागर, अवतार सिंह पवार और रणवीर सिंह बिष्ट रहे। साथ में आपने शारदा चरण वकील के चित्रों को देखा, राधा कृष्ण, वंशीवादक गोपाल, ईद का चांद, जटायु की मृत्यु, और उसके साथ साथ आपने मनीषी डे को भी पढ़ा था, जिनका जन्म मूल रूप से 1906 ईस्वी के आसपास होता है, अवनी बाबू के चेले होते हैं। तो ये था क्लास नंबर 38। आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी राय दीजिए। हमें उम्मीद है कि यहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। हो सकता है यहीं से 1 से 2 प्रश्न पूछ लिया जाए, तो इसे सीरियसली लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। 1 से 2 बार पढ़ने की चेष्टा करिएगा, सब कुछ याद हो जाएगा, कोई इतना टफ नहीं। मिलते हैं स्वर्ण में, तब तक के लिए जय हिंद।